अस्सलाम वालेकुम। FAR 2 F5 जो है लेक्चर 29 स्टार्ट करते हैं। हमने कल ये डिस्कशन की थी IDC की, ज़रा इसको देखे बगैर थोड़ा सा हम रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। IDC लेसी के केस में आपने पढ़ी थी, उसकी एंट्री होती है एसिड, वो राइट ऑफ यूज़ करता था ना रिकॉर्ड, राइट ऑफ यूज़ डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो IDC की भी ट्रीटमेंट राइट ऑफ यूज़ डेबिट कैश क्रेडिट हो जाती थी, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये होता था कि राइट ऑफ यूज़ जो है, जो लीज एसेट होता था राइट टू यूज़, वो लीज टर्म पे डेबिट करते थे, और लेसी वाली IDC को भी लीज टर्म पे ही करते थे, क्योंकि लेसी की यही लीज है जिसके लिए उसने IDC पे की होती थी, ठीक है। तो फिर ट्रीटमेंट क्या थी? राइट ऑफ यूज़ डेबिट लीज लायबिलिटी, राइट ऑफ यूज़ डेबिट, पूरी एंट्री अगर हम करें ना तो पूरी एंट्री इस तरह से हुआ करती थी। राइट ऑफ यूज़ डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट और राइट ऑफ यूज़ डेबिट और कैश क्रेडिट, और ये कैश IDC का होता था, ठीक है ना। ये हमने सवाल भी किया था पास पेपर 13, ठीक है। और इसको हम डेप्रीशिएट करते थे, बोले लीज टर्म पे, डेप्रीशिएटेड ओवर लीज टर्म, ठीक है। फिर हमने कहा था कि सवाल तो कोई नहीं किया, लेकिन अगर लेसी की शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट की लीज हो तो उसमें IDC अगर लेसी पे करे तो उसको क्या करना है? देखो, शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू को अलग लिखने का मतलब ही क्या होता है कि हम रिकग्निशन एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो फिर क्या है? नॉर्मल लीज। तो नॉर्मल लीज तो पहले ही सारे ट्रीटमेंट पड़े हुए हैं। तो अगर अलग से कोई भी बात हम करते हैं ना लो वैल्यू या शॉर्ट टर्म लीज की, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम रिकग्निशन एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं। तो अगर रिकग्निशन एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड अप्रोच में हैं, तो फिर वो तो वैसे ही कोई एसेट, कोई इनकम वगैरह, एक्सपेंस वगैरह, इंटरेस्ट का रिकॉर्ड ही नहीं होता था। सिंपल रेंटल एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते थे इसके केस में, ठीक है ना। अब जब लीज के अंदर सारा रेंट ही एक्सपेंस आउट हो जाना है तो IDC भी कहाँ जानी चाहिए? फिर वो भी एक्सपेंस, कोई एसेट ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि जिसके साथ साथ हम इसको लेकर चलें, ठीक है ना। तो ये अभी सवाल किया नहीं था, लेकिन बहरहाल ये ट्रीटमेंट आपके जहन में रखना अगर कभी आ जाए तो लेसी के लिए IDC के केस में नॉर्मल लीज है तो नॉर्मल लेसी है तो राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट और डेप्रिशिएट करेंगे ओवर लीज टर्म। और अगर लो वैल्यू शॉर्ट टर्म वाला है जिसमें, हाँ, उसमें एक्सपेंस आउट कर देंगे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अगला छुपा रहे। लेसर की बात आई तो लेसर एक नॉर्मल लेसर था और फिर एक डीलर मैन्युफैक्चरर था। जो नॉर्मल लेसर है उसकी भी दो तरह की लीजेज हैं, डीलर मैन्युफैक्चरर की भी दो तरह की होती हैं। नॉर्मल लेसर की बात करें तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या सीखा था हमने कि हम लेसर ने एसेट खरीदा था, मिसाल के तौर पे उसकी 10 साल लाइफ थी, तो हमने कहा था एसेट खरीदी है इसने, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब साथ ही उसने IDC पे कर दी तो हम कहते थे इसको भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट की तरह से एसेट कॉस्ट में ऐड कर दो, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट IDC वाला। लेकिन उसके अंदर फ़र्क सिर्फ ये था कि एसेट यूजफुल लाइफ पे डेबिट होता था और IDC अगेन लीज टर्म पे ही होती थी। याद होगा आपको, सवाल भी हमने किया था। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है या सिंपल लेसर है, उसकी ऑपरेटिंग लीज है तो IDC का ट्रीटमेंट सेम यही है, ठीक है। इधर देखें, सिंपल लेसर की ऑपरेटिंग लीज है, सिंपल लेसर की ऑपरेटिंग लीज है तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट डेप्रिशिएट ओवर लीज टर्म। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की ऑपरेटिंग लीज है तो वही एसेट डेबिट कैश क्रेडिट और डेप्रिशिएट ओवर लीज टर्म। जरा एंट्रीज बस दो कर दी थी यहाँ, ठीक हो गया। और मैन्युफैक्चरर डीलर की फाइनेंस लीज है तो उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। उसके लिए लॉजिक सिर्फ ये बताई थी कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि देखो इनका काम कोई लीज पे एसेट देना थोड़ा ही है, तो अगर ये कभी इस तरह से लीज पे दे भी दें तो IDC को एसेट नहीं बनाना, बस उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने कल बात की थी इसकी, ठीक है। इसके लिए जो सवाल किया था वो सवाल का डाटा ज़रा आपने मुझे लिखवाना है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि एसेट खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है एसेट डेबिट। एसेट हमेशा किससे डेबिट होना है? फेयर वैल्यू से, ठीक है जी। और कैश क्रेडिट होना है। अब हमने एसेट कितने का खरीदा था? 50,000 का, ठीक है। और हमने अच्छा, एसेट डेबिट किया 50,000 से, खरीद लिया एसेट हमने, ठीक है। अभी इसको ट्रांसफ़र नहीं किया, ओके। ये सही नज़र आ रहा है? ब्लैक ही कर दूँ, ब्लैक ही कर देते हैं। एसेट डेबिट 50,000 से, डाटा बस मुझे बताना है, ठीक है ना। रिवाइज कर लें, मुझे लगता है ये एंड पे बात हुई थी। और कैश क्रेडिट, ये कैश पे किया और एसेट खरीद कर लेसर घर ले आया। अब इसने ये लेसर
लेसर ने ये एसेट, ये किसकी, ये कौन सी लीज है, ये फाइनेंस लीज है, ये लेसर की फाइनेंस लीज है जिसके अंदर लेसर ने अपनी किताबों से एसेट को निकाल देना है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने लेसी को बुलाया और बुलाया, कहा बाहर तुम्हारा एसेट बांधा हुआ है, खोल के ले जाओ। तो लेसी जो है वो एसेट को ले गया, तो लेसर की किताबों से एसेट निकल गया। ये तो फेयर वैल्यू पे क्रेडिट होना था, ठीक है जी। अब लीज रिसीवेबल डेबिट जो होता है, आपको पहले दिन से सिखाया था कि हमेशा किस पे होता है, नेट इन्वेस्टमेंट पे। तो लीज रिसीवेबल जब आपने डेबिट किया, तो लीज रिसीवेबल आपके सवाल के अंदर निकला हुआ था 53,000। तो फिर मसला क्या आया, दरअसल बड़ी कमाल फनकारी के साथ लेसर ने एसेट के पैसे भी लेसी से रिसीव किए, लीज रिसीवेबल, और आईडीसी के पैसे भी। तो हमने इसकी एंट्री ये बना ली थी, कैश आईडीसी का क्रेडिट कर दो, ठीक है। और ये बैलेंसिंग शैलेंसिंग नहीं निकालना, वो ऑटोमेटिकली यही फिगर्स निकलेंगी। इसको ड्राइव कैसे किया था, वो मैंने दानियाल की एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था जी इसने बिरयानी खाई, इसने कहा एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 350 से किया था इसने, ठीक है जी। उसके बाद इसने घर पे फ़ोन किया था, अब्बा ने उठाया, अम्मा ने उठाया नहीं आज, तो अब्बा ने कहा ठहर मैं तेनों बिरयानी खवाना। अच्छा चले, तो खैर अम्मी को फ़ोन किया इसने, अम्मी ने कहा बेटा अभी आ ही रहे हो ईद पे, ये पैसे मुझसे ले लेना। तो इसने फ़ौरन एंट्री की रिसीवेबल डेबिट, ठीक है जी, कि अब अम्मा वाले पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और अब ये खर्चा तो ना हुआ, ये खर्चा तो ना हुआ, ठीक है। ये कौन सा खर्चा है भाई, जब जेब से कुछ लगा ही नहीं तो आ ही जाने हैं वापस। तो ये एक्सपेंस का डेबिट होना और एक्सपेंस का क्रेडिट होना है, इसको हमने गायब कर दिया था। और हमने ये कहा था कि जी आप यूँ कह सकते हैं रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, कैश जो निकला है ये कल को आ जाना है वापस, ठीक है। इस एंट्री को भी अगर तोड़े ना, तो तोड़कर ये एंट्री ऐसे ही हो रही है। दो एंट्रीज हुई हैं। पहली एंट्री लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट 50,000 से, ठीक है, और लीज रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस का तो जिक्र ही कोई नहीं है, कैश क्रेडिट 3,000 से। एक्सपेंस तो अभी अभी इसने नील कर दिया था, इसने कहा मेरा को खर्चा हुआ ही नहीं, कैश गया आ जाना है। तो असल में कहानी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अगर मैं इसी एंट्री को, अब ये एंट्री तो है ट्रीटमेंट, ऊपर लिखा भी हुआ है इसी तरह से, ठीक है ना, लेकिन अगर इसको हम पूरी एंट्री करके लिखें जैसे मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं, तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। हम कहेंगे जी लीज रिसीवेबल हमने रिकॉर्ड करना होता है किस पे, नेट इन्वेस्टमेंट पे। वो है कितना जी, 53,000। उसके बाद आपने बोलो कैश क्रेडिट किया, कैश क्रेडिट किया, एसिड क्रेडिट करना है यार, एसिड क्रेडिट कर दिया आपने, ठीक है जी। कितने से, 50,000 से। अब इससे ऊपर एक एंट्री हुई पड़ी है ऑलरेडी, वो एंट्री हुई पड़ी है आपने एक्सपेंस डेबिट करके कैश क्रेडिट किया हुआ है, कितने से, 3,000 से। ये जो आपने लॉयर को पैसे दिए लीज एंटर करने के लिए, एग्रीमेंट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना। अब यही पैसे जो है वो आपको रिसीव होने जा रहे थे, आपने कहा जी एक्सपेंस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, कितने से, 3,000 से। तो इसकी इस असल में ये एंट्री इस तरह से ड्राइव हुई थी, ये एक्सपेंस और ये एक्सपेंस चला गया था, और ये दो एंट्रीज मिलकर ये वाली एक एंट्री बन रही थी, ठीक है ना। बहरहाल इतनी बातों का फ़ायदा कोई नहीं होता, याद सिर्फ इतनी सी बात रख लो, ये नोट तो नहीं करनी थी, अच्छा करनी भी थी तो फिर बता दो, मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। बहरहाल ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कि आपने अब इसने देखो असल में ना नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल पड़ा है फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। ये इंशाल्लाह हम जिस दिन वो इंटरेस्ट रेट मिसिंग वाला सवाल करेंगे ना, तो उसके अंदर हम जब लेसर, क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, किसी ने सवाल पूछा था यहाँ से, शायद भाई साहब ने, हजरत साहब ने पूछा था कि, या कि आपने पूछा था, बहरहाल बात ये हुई थी, मैंने कहा था कि लेसर ही कैलकुलेट करता है इम्प्लिसिट रेट, और अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हमें फार्मूला भी लेसर वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। लेसर का फार्मूला क्या होता है जी, नेट इन्वेस्टमेंट बराबर होती है, बोलो बोलो बोलो, नेट इन्वेस्टमेंट बराबर होती है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, अब प्रेजेंट वैल्यू होती है ना इसकी, बहरहाल ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, ठीक है। तो ये मैं एंड पे लिख देता हूँ बहरहाल, ठीक है, प्लस यूजीआरवी इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। ओके, अब
जब हम इस फार्मूला को खोलेंगे ना तो असल में ये फार्मूला उस दिन जिस दिन कैलकुलेट कर रहे होंगे ये इस तरह से बन जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी। ये है इसकी फनकारी जो है, ठीक है ना। हमने लीज रिसीवेबल को नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड करना होता है और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर उसने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट भी डाली होती है और फेयर वैल्यू और ये आईडीसी के पैसे भी इसने डाले होते हैं। ये बड़ा फनकार है, ठीक है ना। तो सादा बात, अगर लेसर, ये सबसे मुश्किल ट्रीटमेंट इसी का है बस, ठीक है ना। अगर लेसर फाइनेंस लीज वाला है, ठीक है, तो उसने फनकारी लगानी क्या है, उसने एसेट के पैसे भी लेसी से लेने हैं और आईडीसी के पैसे भी। तो करोगे क्या, अपने उसूलों पे कायम रहोगे। आपको सिखाया हुआ है डे वन से कि आपने एसेट को हमेशा फेयर वैल्यू से क्रेडिट करना है और लीज रिसीवेबल को हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट से डेबिट करना है, ठीक है। और जो कैश आईडीसी का पे हुआ है वो कैश क्रेडिट कर दो, आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली बैलेंस हुआ करेगी इस केस के अंदर। और उसने किया क्या है, ये रिसीवेबल 53,000 का बुक करके ये वाले पैसे भी यह रिकवर कर रहा है लेसी से। जी बोले, ऊंची बोले। हाँ बेटा, कैश रिसीव होगा, बात सुने, ये इसने बिरयानी खाई, बिरयानी खाई और ये होटल वाले को पैसे दे आया है, ठीक है। अब घर जाएगा आज या कल तो फिर अम्मा इसको ये पैसे देंगी, वालदा से आएंगे, अभी आए नहीं हैं, घर जाएगा तो आएंगे। तो आज ही फ़ोन करके इसने फ़ौरन रिसीवेबल बुक कर लिया। तो फिर मैंने कहा कि एक्सपेंस का डेबिट होना, एक्सपेंस का क्रेडिट होना कैंसिल कर दो। अब कहानी तो सिर्फ यही बचती है कि रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना। इस तरह से बात की। अच्छा जी, बस कर दें अब इसकी। जी, ये फनकारी इंक्लूड हो गई ना, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट के फार्मूला में तो हमने कहीं यूज़ नहीं किया, लेकिन लेसर ने रिसीव इससे करना था तो लीज रिसीवेबल के अंदर वो ऐड कर गया। कैसे कर गया, आप नेट इन्वेस्टमेंट को अगर गौर से देखें तो उसके अंदर क्या कुछ आ रहा होता है, डाउन पेमेंट आ रही होती है, रेंटल्स आ रहे होते हैं, जीआरवी और यूजीआरवी। अब ये रिसीव करना है उसने लेसी से, तो ये रिसीवेबल ही उसने इस तरह से एडजस्ट कर लिया है कि एसेट के पैसों के अंदर ही बीच में वो भी शामिल कर दिए हैं। वो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ बढ़ गई होगी, जाहिर सी बात है, डाउन पेमेंट वगैरह, रेंटल वगैरह, वो बढ़ा के उसने वो रिकवरी वहीं से की हुई है, ठीक है ना। हाँ, वो सामने नज़र नहीं आता, ये सही बात है आपकी। आईडीसी को कभी भी हमने ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के फार्मूला में यूज़ किया, ना कभी नेट इन्वेस्टमेंट के फार्मूला में यूज़ किया। आईडीसी को ना कभी हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में यूज़ किया, ना कभी नोट में यूज़ किया, रेकन्सिलिएशन में भी नहीं यूज़ किया, मैच्योरिटी एनालिसिस में भी नहीं यूज़ किया। आईडीसी को हम कभी भी इधर नहीं लाते, ठीक है। बाकी तो ट्रीटमेंट ही सिंपल है कि अगर मैन्युफैक्चरर डीलर है तो वो तो फाइनेंस लीज में एक्सपेंस आउट करेगा, और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो बड़ा सिंपल है, उसको हम आईडीसी को एसेट बनाते हैं और उसको लीज टर्म पे डेप्रिशिएट कर देते हैं, ठीक है। मसला तो, और लेसी का भी कोई मसला नहीं था, वो राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट में समझो ऐड कर देता है, उसको डेप्रिशिएट कर। मसला तो फाइनेंस लीज का ही आया ना सिर्फ, ठीक है। तो इसमें भी हमने कहीं यूज़ नहीं किया, वो फनकारी उसने लगाई हुई है रेंटल्स के अंदर ही ऑलरेडी, ठीक है ना, सही है। तो हम डाउन पेमेंट, ये रेंट, जीआरवी को भी हम लेते हैं, यूजीआरवी को भी लेते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में भी, नेट इन्वेस्टमेंट में भी। इनमें से एक को मैच्योरिटी एनालिसिस में और दूसरे को रेकन्सिलिएशन में, ये सारा कुछ यूज़ हो रहा होता है। आईडीसी आपको ना कभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नज़र आया, ना कभी नेट इन्वेस्टमेंट में नज़र आया, ना कभी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में कहीं कहीं नज़र आया, ना कभी नोट के अंदर रेकन्सिलिएशन हो चाहे मैच्योरिटी एनालिसिस वहाँ पे नज़र आता है, कभी भी नज़र नहीं आता। उसका ट्रीटमेंट ये आपके सामने है, बस ये आईडीसी का अलग थलग ट्रीटमेंट है। लेसी है, नॉर्मल लीज है, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, डेफिसिट ओवर लीज टर्म। लेसी है और एग्जाम्पशन रिकग्निशन वाली अकाउंटिंग कर रहा है, लो वैल्यू शॉर्ट टर्म, तो एक्सपेंस आउट कर दे। लेसर है, सिंपल वाला है, ऑपरेटिंग लीज में एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करे और डेफिसिट करे ओवर लीज टर्म। लेसर है, फाइनेंस लीज है, तो फिर वो मुश्किल वाला काम जो हमने सीखा था उसके अंदर उसूलों पे कारबंद रहो, खुद ब खुद हो जाता है। एसेट को रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू पे, लीज रिसीवेबल को रिकॉर्ड करो नेट इन्वेस्टमेंट पे, और कैश की पेमेंट रिकॉर्ड कर दो एंट्री बैलेंस से, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में ऑपरेटिंग लीज सेम वही ट्रीटमेंट है, और फाइनेंस लीज के अंदर एक्सपेंस आउट कर देता है। ये अलग थलग ट्रीटमेंट है, इसको हमने ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया, ना नेट इन्वेस्टमेंट यूज़ किया, ना अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में नज़र आया, ना ही हमारे नोट के अंदर नज़र आया मैच्योरिटी एनालिसिस या इसमें रेकन्सिलिएशन में, ठीक है। वरना बाकी सारी चीज़ें नज़र आ रही होती थी हमें, ओके जी। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स पे आए ज़रा जल्दी से, लेसर के डिस्क्लोजर्स देख लें हम।
पेज नंबर आज हमने मुश्किल वाला सवाल भी करना है। मैन्युफैक्चरर डीलर का मुश्किल कुछ नहीं है वैसे। डिस्क्लोजर्स फॉर लेसर फाइनेंस लीज। A finance lessor must disclose following preferably in tabular form: selling profit और लॉस अगर वो मैन्युफैक्चरर डीलर है। देखो उसने लेसर के लिए इकट्ठा ही रखा है, लेसर सिंपल भी हो सकता है और लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर भी हो सकता है। देखो ना दोनों के केस के अंदर सेम ही तो था सारा कुछ, यानी कि दोनों की दो तरह की लीजेस थी। किधर गया? दोनों की दो तरह की, मिल ही नहीं रहा, ये दोनों की दो तरह की लीजेस थी। लेसर सिंपल हो तब भी ऑपरेटिंग फाइनेंस, लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर हो तब भी ऑपरेटिंग फाइनेंस। ठीक है, फर्क सिर्फ क्या आया था, जो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर था उसके वो ग्रॉस प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करता था। ठीक है, उसकी सिर्फ पहली एंट्री में चेंज था, बाकी तो कोई चेंज नहीं था। ठीक है ना, इसीलिए डिस्क्लोजर्स के अंदर भी उसने इसी तरह की बात ही की है जी। आ जा यार। A finance lessor must disclose selling profit अगर वो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, और अगर वो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है या नहीं है, बाकी चीज़ें दोनों के लिए थी। फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फिर इनकम रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स, वहाँ पे बता दिए आपको लेसी के केस में वेरिएबल कैसे हो सकती हैं। ठीक है ना, और ये तो पक्की बात है, जो वेरिएबल लीज पेमेंट्स होती हैं वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर एडिड नहीं होती। जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि वेरिएबल लीज पेमेंट्स आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो बाद में किसी वक्त सामने जब आएंगी उस वक्त एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे एक्सपेंस था, यहाँ पे इनकम है। अगर कोई इनकम है आपकी वेरिएबल लीज पेमेंट्स की वजह से हुई है तो जो अपने यूज़र को लिख के बता दो कि ये हमें इनकम हो गई है। यहाँ इस फाइनेंस लेसर के केस में क्या होगा, अगर वेरिएबल लीज पेमेंट रिसीव हो गई है तो फिर ये क्या एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करेगा? नहीं, ये कैश डेबिट इनकम क्रेडिट करेगा। वो कह रहा है बस ये बता दो। ठीक है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट की थी लीज तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर वेरिएबल हमें कन्फर्म ही नहीं था। वो कह रहे थे हम लेसी को कि अगर अच्छा एसेट चल जाए तो इतने पैसे और दे देना। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। अगर अच्छा चल जाता है तो फिर स्टार्ट में खड़े होकर तो इस बात का अंदाजा नहीं था ना। तो इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट की जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डाउन पेमेंट, रेंटल, उन रेंटल्स के अंदर वो इजाफी वाला रेंटल नहीं रखा होता हमने, वो नॉर्मल रेंटल ही होता है। इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन में कह रहा है कि वो कैलकुलेशन के अंदर वेरिएबल लीज पेमेंट शामिल नहीं होती। ठीक है, जब हो जाए इसकी इनकम किसी वजह से तो इसको क्या कर दो, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट जो किया ये डिस्क्लोज कर दो यूजर को। जैसे लेसी को कहा था कि एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो लेकिन डिस्क्लोज कर दो यूजर को। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, चेंजेस इन नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई? चेंजेस इन नेट इन्वेस्टमेंट होती है वही आपके पैसे, आपने लीज पे एसेट दिया, लीज रिसीवेबल आ गया, फिर आपने कुछ पैसे रिसीव कर दिए, वो लीज रिसीवेबल कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें, एसेट खरीदा, नेट इन्वेस्टमेंट आपने की है ना, इन्वेस्टमेंट की, एसेट खरीदा, वो बढ़ रहा है। ओपनिंग डेट पे कोई नहीं था, इस साल आपने खरीद लिया, कुछ पैसे आए, वो रिसीवेबल कम हो गया और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये बात वो कह रहा है, चेंज इन नेट इन्वेस्टमेंट बताओ लीज की। अ लेसर शैल प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। ठीक है, मैच्योरिटी एनालिसिस बताएगा। लेसर शैल डिस्क्लोज द मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। ठीक है ना, रिसीवेबल फ्रॉम मिनिमम ऑफ ईच ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लस अ टोटल अमाउंट फॉर द रिमेनिंग ईयर। 5 साल तक हम 4 to 5 करते रहते थे, अप टू 1 to 2 to 3 to 4 to 5, और उसके बाद फिर बाकियों को मोर देन 5 करके ऐड कर देते। ठीक है, फिर ये लेसर जो है ये रेकन्सिलिएशन भी बनाएगा। किस किस चीज़ की? रेकनसाइल करेगा अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स टू नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज पेमेंट्स। अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स क्या होती हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसको रेकनसाइल किससे करते थे? नेट इन्वेस्टमेंट से। कैसे करते थे रेकनसाइल? नहीं, वो तो करते थे, मतलब ऐड कर दिया यूजीआरबी तो टोटल लीज रिसीवेबल आ गया ना। ठीक है, उसके अंदर से माइनस क्या करते थे? अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो ये उसने शायद लिखा होगा। लेसर शेल reconcile the undiscounted lease payments to the net investment in the lease. The reconciliation shall identify unearned finance income relating to lease payment receivable and any undiscounted। ये कहता है कि आपकी रेकन्सिलिएशन के अंदर नजर आना चाहिए। तो हमारी रेकन्सिलिएशन नजर आ तो रहा होता था,
टोटल लीज रिसीवेबल प्लस यूजीआरवी नजर आ गया, ये आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेस अनअर्न्ड ये भी नजर आ गया, और नेट इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा रेकन्सिलिएशन बनाओ जिसमें ये चीज़ें नजर आएँ। ठीक है जी। ऊपर क्वालिटेटिव को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, यहाँ पे कर देता हूँ एक्सप्लेन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है? देखो जी, आपका लीज रिसीवेबल है, तो आप उस लीज रिसीवेबल के बारे में थोड़ा सा बता दो। क्या बताओ? लेसर शेल प्रोवाइड अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस। क्वांटिटेटिव तो समझ आती है ना, ठीक है, कि आपके जो मिसाल के तौर पे इतना रिसीवेबल था, इतना रिसीव हो गया, इतना अभी भी रिसीवेबल है, ये तो क्वांटिटी होगी। क्वालिटी क्या बताओ? वो कहता है ये बताओ, क्या नेचर बताओ लेसर की, ठीक है, और उसकी मतलब लेसर अपनी नेचर बताए लीजिंग एक्टिविटीज़ की, मैं क्या लीज करता हूँ नॉर्मल में, और मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद एनी राइट्स दैट लेसर परटेन्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि बंदे भाग सकते हैं, हमें रिस्क है ऑफ बैड डेट, रिस्क ऑफ बैड डेट है, ठीक है, तो बताओ जी रिस्क है। अच्छा, और दूसरी बात, उसको मैनेज कैसे किया है जी? हमने ना कोई कोलैटरल ले रखा है, सिक्योरिटी ले रखी है, ठीक है, तो ये क्या है? क्या है जी? लेसर की क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि हम कहता है जी हम मशीन्स वगैरह देते हैं लीज पे, हम लैपटॉप्स देते हैं लीज पे, ये उसने क्या बताया अपने बारे में, ठीक है। उसके बाद कहता है एनी राइट्स दैट लेसर रिटेन्स इन अंडरलाइंग एसेट, का मतलब है लीज रिसीवेबल, यही होता है ना राइट, और लेसर का राइट क्या होता है? लीज रिसीवेबल्स, यही राइट होता है ना, राइट टू रिसीव कैश, ठीक है, लीज रिसीवेबल। तो क्या कह रहा है? नेचर बताओ लेसर की एक्टिविटीज़ की, फिर जो लीज रिसीवेबल है, अंग्रेजी मुश्किल का मतलब यही है, ठीक है, जो लीज रिसीवेबल है वो, जो लीज रिसीवेबल है उससे कोई रिलेटेड रिस्क्स हैं, अगर रिस्क्स हैं तो बताओ कौन से रिस्क्स हैं और उनके अगेंस्ट क्या आपने बंदोबस्त कर रखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब बाकी करते हैं इंशाल्लाह। उसके साथ साथ ज़रा पेज 37 पे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको कर लेते हैं जी। कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग लीज रिसीवेबल बैलेंस शीट में नज़र नहीं आ रहा होता, आपने इन्वेस्टमेंट ही की होती है ना बेटा। लेसर ने एसेट खरीदा है, वो खरीद कर लेसी को दे दिया है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? प्योर प्रिंसिपल, एसेट वाले पैसे, इंटरेस्ट बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे होते ना, हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट शो नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, तो वो कैरिंग अमाउंट ही होती है जो क्लोजिंग नज़र आ रही होती है, इसको करंट और नॉन करंट में जिसको बांटते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पेज नंबर 37 पे आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जी, अब स्टैंडर्ड ने हमें बताया है, ठीक है, कि हमने जो रिकॉर्ड करना है किस किस को, राइट ऑफ यूज़ और लेसी के अंदर। लेसी के अंदर सबसे पहली एंट्री क्या होती है? नॉर्मल लीज की बात हो रही है, जाहिर है, राइट ऑफ यूज़ डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये इसको कहते हैं रिकॉर्ड करना, और मैयर करते हैं किस पे भाई बता दो। वैसे इसने बताया हुआ है, लेकिन अभी तक जितना हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा हुआ है? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। जो लीज लायबिलिटी है इसकी एंट्री प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से करते हैं हम, ये हम रिकॉर्ड करते हैं लीज लायबिलिटी किस पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है। लेकिन एसेट तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे नहीं आता था, फेयर वैल्यू पे नहीं आता भाई, ये उसकी बात नहीं हो रही, ये उसकी बात नहीं हो रही। लेसी के सवाल की बात कर रहा हूँ मैं। लेसी, लेसी पहली एंट्री जिंदगी में याद करो क्या की थी? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। मैंने आपसे कहा कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं हम, ठीक है। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है 25 रुपये, तो आपने ये राइट ऑफ यूज डेबिट किया और लीज लायबिलिटी क्रेडिट की 25 से। लीज लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड हुई थी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अच्छा, अब कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपने इनकर की, उसकी एंट्री क्या करोगे? ज़बानी बताया हुआ है, सवाल में नहीं आई। एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं ना, तो राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट। ये क्या है जी? ये इंस्टॉलेशन है जी, ये जी 5 रुपये की इंस्टॉलेशन हुई। अच्छा, आपने कोई आईडीसी पे कर दी, अभी अभी पढ़ के आए, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, आईडीसी।
3 रुपये मिसाल के तौर पर। इसका मतलब ये हुआ कि राइट ऑफ यूज़ मुआ जो है, मुआ राइट ऑफ यूज़, इसको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हमने लिखवाया भी नहीं था आपको। मैंने जहाँ पे बात की भी थी मैंने यही कहा था कि लीज लाइबिलिटी को आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे रिकॉर्ड करना है, जबकि राइट ऑफ यूज़ को सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे रिकॉर्ड नहीं करते। राइट ऑफ यूज़ के अंदर तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी आ रही है, राइट ऑफ यूज़ के अंदर आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आ रही है, राइट ऑफ यूज़ के अंदर आपकी आईडीसी भी आ रही है, और एक दो चीज़ें और भी, वो अब यहाँ से पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है? इसकी इकट्ठी एंट्री करे ना कोई बंदा अगर, तो इकट्ठी एंट्री पता कैसे होगी? ये यूं होगी, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, जो आपको करवाई नहीं है, करनी भी नहीं है, ऐसे तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, 25 से। फिर इंस्टॉलेशन का कैश पे हुआ 5, फिर आईडीसी का कैश पे हुआ 3, और राइट ऑफ यूज को बैलेंसिंग फिगर निकालो 30। अब कहानी समझ आई है कि लीज लायबिलिटी को तो आपने हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पर। लेकिन आप राइट ऑफ यूज के बारे में ये बात कह नहीं सकते। बचपन में तो हमने वही चीज़ लिख दी थी, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट उसके आगे नहीं लिखा था, एंट्री जो एक होती थी। अब आपको पता लगा है कि राइट ऑफ यूज के अंदर तो आपकी लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू भी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी है, आईडीसी भी है, और एक दो चीज़ें और भी हैं। ये बात समझे हो? ये बस यहाँ पे उसने बताया हुआ है, जरा पढ़ के देखो। देखो, एट कमेंसमेंट डेट, यानी पहली दफा इनिशियल रिकग्निशन की बात हो रही है। रिकॉर्ड कब करें? याद आ रहा है? हर स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है कब रिकॉर्ड करें, और फिर दूसरी बात होती है कितने पर रिकॉर्ड करें। पहली बात कब रिकॉर्ड करें, वो कहता है एट द कमेंसमेंट डेट लेसी शेल रिकग्नाइज अ राइट ऑफ यूज एंड लीज। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कमेंसमेंट डेट, जिस दिन लीज कमेंस हो जाए। क्या मतलब? जिस दिन एसेट हवाले कर दे लेसर लेसी को, लेसी एसेट को यूज करना शुरू कर दे, उसी को कहा था ना कमेंसमेंट डेट। याद है जब आप छुट्टी करने कह रहे थे, सर बस जाने दें, छुट्टी होगी जाने दें, और मैं एंड पे पढ़ा रहा था इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट, तो मैंने कहा था कि कमेंसमेंट डेट हमारे लिए रेलेवेंट होती है, लीज स्टार्ट वहां से करते हैं। इंसेप्शन डेट थी लेटर अर्लियर ऑफ 2 डेट्स थी कि एग्रीमेंट बैठ के कर लिया आपने डिसाइड, प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, या कुछ और ऐसी थी एक बात, ठीक है ना, वो आपको स्टैंडर्ड आपके पास होते हैं, मैंने भी कभी नहीं याद किया। और कमेंसमेंट डेट क्या थी? जिस दिन एसेट लेसी को, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसका पता होना चाहिए, ठीक है, जिस दिन एसेट लेसी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये मुझे भी याद है कि इसके अंदर क्या होता है, कमेंसमेंट डेट से लीज स्टार्ट होती है। तो वो क्या कह रहा है, किस दिन लीज लायबिलिटी डेबिट, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट करो? जिस दिन कमेंसमेंट हो जाए लीज की। ऐसे नहीं इंपॉर्टेंट थी वो डेफिनेशन जब आप छुट्टी का कह रहे थे, ठीक है। तो कमेंसमेंट डेट पर आपने राइट ऑफ यूज, लेसी ने राइट ऑफ यूज डेबिट करना होता है और लीज लायबिलिटी क्रेडिट करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो गया जी डिसाइड कि राइट ऑफ यूज डेबिट होना है, लीज लायबिलिटी क्रेडिट होना है, तो फिर किस राइट ऑफ यूज को किस पर रिकॉर्ड करें? इनिशियल मेजरमेंट। और लीज लायबिलिटी को किस पर रिकॉर्ड करें? मैं कहता हूं पहले आसान वाला कर लेते हैं जी। लीज लायबिलिटी के बारे में क्या कहता है? एट कमेंसमेंट डेट लेसी शेल मयर द लीज लायबिलिटी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, बस दैट आर नॉट पेड ऑन दैट डेट का मतलब ही यही है भाई। पहले दिन सारा ही पेबल होता है, तो पीवी ऑफ एलपी रिकॉर्ड करते हैं नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगली बात पढ़ लो। वैसे तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि हम ये ऊपर वाली बात ही पढ़ते। बहरहाल, डिस्काउंटिंग बाय लेसी, lessee shall discount by the lease payment shall be discounted by lessee using interest rate implicit in the lease if rate can readily determined, or sometimes lessee might not be able to ascertain interest rate, फिर lessee increment। ये सारी बातें हमने की तो हुई और ठीक है। तो lessee लीज लायबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड करता है? इनिशियली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, ठीक है, डन। और lessee राइट ऑफ यूज को किस पे रिकॉर्ड करता है? इनिशियल मेजरमेंट वाले दिन। ये आज तक हम समझते आए कि वो लीज लायबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू लीज लायबिलिटी जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी रिकॉर्ड हो जाता है। असल कहानी ये नहीं थी। असल कहानी क्या है अब सुनो। वो कहता है जी स्टैंडर्ड कि एट कमेंसमेंट डेट लेसी शेल मयर द राइट ऑफ यूज एट कॉस्ट। अब राइट ऑफ यूज एसेट एट कॉस्ट रखना है, तो आइए 16 की तरह इसने ही बताया कॉस्ट में क्या क्या शामिल है। इसने कहा जी कॉस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। पहली अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, ये अभी तो बताया आपको, ठीक है। इसका मतलब आप एंट्री करेंगे राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज
लायबिलिटी क्रेडिट, और ये अमाउंट किससे जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ये साथ साथ लिखते रहे, ठीक है। पहली एंट्री तो हो गई ये, ओके, ये पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट सवाल कहता है एनी, साथ साथ हाईलाइट भी करते जाएं जी। राइट ऑफ यूज कॉस्ट के अंदर क्या शामिल होगा, अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। मैं सिर्फ लीज लायबिलिटी लिख देता हूँ, और पता है हमें प्रेजेंट इनिशियल मेजरमेंट होती किस पे है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है। उसके बाद एनी लीज पेमेंट्स मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट, अगले लेस को छोड़ो फिलहाल। ये क्या बात कर रहा है, देखो ये बात इस तरह की है कुछ के लेसी साहब गए, ठीक है, इंसेंटिव को मैंने कहा अभी छोड़ो, तुम वही पढ़ी जा रहे हो, वो भी पढ़ना नहीं ना, फिलहाल इस बात को समझना है, ठीक है, इसको समझना है जो ब्रैकेट के बाहर है। लेसी गया लेसर के पास, उसने कहा मुझे एसेट चाहिए लीज पे, उसने कहा ठीक है, ये मुआहदा है, डाउन पेमेंट 50,000 डाउन पेमेंट कर दो और 10,000 के रेंटल्स होंगे इतने अरसे तक। बेटा सुन ले, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, डाउन पेमेंट 50,000 दे दो और 10,000 के रेंटल्स होंगे और परचेज ऑप्शन GRE वगैरह सारा कुछ तय हो गया, डन। लेसी ने कहा ठीक है ले जाऊँ एसेट, लेसर ने कहा नहीं नहीं रुको, डाउन पेमेंट तो तुमने दे ही दी है, ज़रा डाउन पेमेंट तो दो के जब लीज शुरू होगी एसेट पकड़ोगे, ज़रा अभी जा रहे हो तुमने 4 दिन बाद आना है ना एसेट लेने, वो तो बात की बात है, ज़रा अभी ज़रा मुझे ना ये कोई 30,000 रुपये अभी दे दो, ये 30,000 रुपये मुझे अभी पकड़ा दो। ये तो लीज के शुरू होने से भी पहले उसने पैसे ले लिए, पर है तो ये डाउन पेमेंट से भी पहले के पैसे हैं, लेकिन है तो ये भी क्या उसी लेसर को पे किए गए पैसा है, ठीक है। और ये भी हम इंशाल्लाह उसी से माइनस करेंगे जो हमने रिसीव किए और जो हमने उसको पे करने हैं, ठीक है। तो फिर इस बी की एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट तो बनेगा ना, हमें एसेट जो राइट ऑफ यूज़ मिल रहा है, इस एसेट को यूज़ करने का राइट मिल रहा है, इस राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट में इसको ऐड तो करना चाहिए, ठीक है। और ये कैश पे हो गया, पेएबल शेएबल कोई नहीं है, तो फिर राइट ऑफ यूज़ डेबिट कैश क्रेडिट क्या है जी, लीज पेमेंट्स मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट, ठीक है। यानी अभी डाउन पेमेंट भी नहीं आई, उससे पे की, उससे पहले को पेमेंट कर दिया अगर लेसर को, तो वो भी भाई इसी राइट ऑफ यूज़ के लिए की है ना, तो राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट में ऐड करो, ठीक है। अच्छा, लेस लीज इंसेंटिव रिसीव्ड, यहाँ पे ना समझो, ये जैसे समझाया हुआ है ना वहीं पे समझना रखो इसको, कि पहले रेंटल में से इसको, हाँ पहली इंस्टॉलमेंट इसको नेट कर देंगे, वो कॉन्सेप्ट आपको वैसे दिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसकी बात जो पास पेपर नंबर 13 में की थी ना हमने, बोलो कोयले वाले में, ये वहीं पर ही रेफर रखो, ये ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फिलहाल यहाँ पे ना कंफ्यूज करो। बहरहाल अगर इसी दिन लीज इंसेंटिव भी मिल जाए तो आप इस वाली पेमेंट को जो मैंने 30,000 कहा उसमें से इंसेंटिव को नेट कर देना, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी से याद रखो जैसे किया हुआ है। नेक्स्ट, राइट ऑफ यूज में को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे, कॉस्ट में क्या होगा, लीज लायबिलिटी होगी। कॉस्ट में क्या होगा, कोई ऐसी लीज पेमेंट जो लीज शुरू होने से भी पहले दे दी। कॉस्ट में क्या होगा, आईडीसी होगी। क्या एंट्री करोगे आईडीसी की, हाँ ये तो हमें आती है एंट्रीज, यही तो हमें एंट्री आती है जी, राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ यूज में क्या होगा, एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय लेसी इन डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग। देखें इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है, 2 से 3 दिन हमारे लगने आईस 37 में जाकर, ठीक है। आज खड़े होकर अंदाज़ा लगाया जाता है, एस्टीमेट लगाया जाता है कि यूजफुल लाइफ के एंड पे लेट से 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब हमने इस एसेट को डी इंस्टॉल करना है, डिसमेंटल करना है, तो हमें मजदूरों को इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब वो अंदाज़ा होता है 15-20 साल बाद एक अमाउंट पे करने का, उसको प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू उसकी आज की निकालते हैं और उसको हम एसेट कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो एसेट कॉस्ट के अंदर अगर ये एंट्री समझ नहीं भी आएगी तो इंशाल्लाह जब वो 3 लेक्चर्स पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। बहरहाल सादा सी बात है, अगर एसेट कॉस्ट के अंदर मैंने कॉस्ट को ऐड करना है तो मुझे एसेट को डेबिट करना पड़ेगा। बोलो, एसेट का नाम यहाँ पे क्या है, राइट ऑफ यूज, ठीक है। और इधर देखो पेएबल, ये लिखना नहीं अभी, पेएबल फॉर डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग या जो लिखा हुआ यहाँ पे डिसमेंटलिंग ही लिखा हुआ, ठीक है, डिसमेंटलिंग ही असल में, लेकिन जो टेक्निकल लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है यहाँ पर कि जी अंदाज़ा है, अंदाज़ा I37 इसका नाम यूज़ करता है जी, प्रोविजन अंदाज़ा फॉर डिसमेंटलिंग, इसके मुख्तलिफ नाम है, वहीं जाकर देख लेंगे, ठीक है जी। तो ये भी एसिडी कॉस्ट में, और याद करो आपको बताया हुआ है कि अगर आपने आज एसेट ख़रीदा है और उसको यूजफुल लाइफ के एंड पे डिसमेंटल करना आपकी जिम्मेदारी है,
तो इसको जगा दो। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम एसेट की कॉस्ट में जगा दो यार, इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम, खड़े हो जाओ ज़रा, खड़े हो जाओ जी। अच्छा, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको आज ही हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। ये वही कॉन्सेप्ट है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रही है। तो राइट ऑफ यूज़ डेबिट होने का मतलब ही यही है कि राइट ऑफ यूज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये स्टैंडर्ड ने कहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। ये तो होगी इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर, सॉरी इनिशियल मेजरमेंट पे। बात समझ आ गई? तो इनिशियल मेजरमेंट पे लीज लायबिलिटी ने रिकॉर्ड होना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, जबकि राइट ऑफ यूज ने रिकॉर्ड होना है कॉस्ट पे। और राइट ऑफ यूज की कॉस्ट के अंदर हो सकता है शामिल क्या क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, आईडीसी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, लीज इंसेंटिव नेट होना, ठीक है, वो भी देख लें, लीज इंसेंटिव भी नेट हो जाता है, ठीक है ना। और अगर कोई एडिशनल आपने एडवांस में पैसे दे दिए हैं तीस से पहले, तो वो भी राइट ऑफ यूज के लिए दिया आपने, उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। फिर जनाब आपको पता है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है बैलेंस शीट डेट, ठीक है। बैलेंस शीट डेट के ऊपर क्या करेंगे? और भाई ये अब आप घर पे पढ़ोगे तो आपको मसला थोड़ा ही होना है। कहते हैं आफ्टर कमेंसमेंट डेट लेसी शुड मेजर द राइट ऑफ यूज एसिड अप्लाइंग अ कॉस्ट मॉडल अनलेस इट अप्लाइज अदर मेजरमेंट। ये पहला पैरा छोड़ो, वो ये कहता है बेसिकली मेजरमेंट डेट पर आप कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हो। और अगले सफ़े पे देखो आप ना देखो, मैं दिखाता हूं, एक मिनट। तो स्टेप बाय स्टेप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी बैलेंस शीट डेट पे आप आए तो आप क्या करो, आप राइट ऑफ यूज को कॉस्ट मॉडल पे रखो। कॉस्ट मॉडल क्या है? कॉस्ट मॉडल क्या है जी? राइट ऑफ यूज को रखेगा एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्शन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। ये कॉस्ट मॉडल है। डेप्रिसिएशन के लिए अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको पढ़ाऊँ, ये आपको, ये मैं पढ़ाऊँ, बस शर्म आएगी आपको। डेप्रिसिएशन के लिए पढ़ के देख लो, ठीक है। ओनरशिप विल ट्रांसफर, तो ओनरशिप विल ट्रांसफर तो यूजफुल लाइफ पे, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो शॉर्टर और यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, ठीक है। ये वाली बातें लिखी हुई हैं, बेशक पढ़ के देख लो जल्दी से, 30 सेकंड में एक नजर डालो इस पे कि ये वही बात है जो मैंने की। क्यों नहीं हो सकता इम्पेयर? आपने एक एसेट खरीदा आज बड़े सुनहरी सपने देखकर, दूसरे साल जिस काम के लिए वो खरीदा था वो काम ही खत्म हो गया, आप कहोगे वापस कर दूं। बेटा नॉर्मली तो हमारी फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट के बराबर ही होती है। नॉर्मली आप ऐसे ही देख रहे थे, तो अब आगे कोई थोड़ा सा ऐसा सवाल आया, कोई कहता है ऑपरेटिंग लीज के अंदर गए तो वो तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू था, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये चक्कर ही कोई नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपकी फेयर वैल्यू के बराबर ही होती है प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट। इम्पेयर हो सकता है ना जी, आपने एसेट, आपने 3 साल के लिए एक एसेट लीज पे ले लिया, साल बाद जिस काम के लिए आपने वो एसेट लिया था उस काम पे पाबंदी लग गई, अब ना आप वापस कर सकते हो उस एसेट को, और लीज कैंसिल का जो नॉन कैंसिलेबल है, ठीक है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी एक पढ़ेंगे आगे जाकर, IS-37 के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ना आप जो उस लीज से निकल सकते हो, तो फिर आपको अब राइट ऑफ यूज़ को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लेना चाहिए कि फ्यूचर में इससे इतना फ़ायदा अब नहीं आना, ठीक है जी। ये पढ़ लिया, इसमें वही बात है जो मैंने बोली थी, ओनरशिप विल ट्रांसफ़र तो यूजफुल लाइफ पे डेप्ट शीट करोगे, और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, ठीक है जी। ये तो हो गई, चलो चलने दो, इसी को ही चलने दो। राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट मॉडल वाली सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है अगर आपका जो राइट ऑफ यूज़ है वो ऐसा एसेट है जैसे कंप्यूटर हो गया, मशीन होगी, प्लांट हो गया, ठीक है, कि जो IS 16 के अंडर फॉल करता है, तो सब्सिक्वेंटली आप IS 16 वाला रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका जो एसेट है ये राइट ऑफ यूज़, अगर ये ऐसी नेचर का एसेट है जो लैंड या बिल्डिंग या रेंट पे देने वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फॉल करता है, तो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला फेयर वैल्यू मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली। ये अगले सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है आपका। इफ़ अ लेसी अप्लाइज fair value model in IS 40 investment property to its investment property, the lessee shall also apply fair value model of right of use asset to meet definition of investment property। जो एसेट आपका IS 40 की डेफिनेशन को फॉल में चला जाता है, लीज्ड वाला, तो फिर आपने देखना है आपने ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ क्या किया है। अगर आपने अपनी ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल लगाया हुआ है, तो अपनी लीज्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर भी, राइट ऑफ यूज के ऊपर भी फेयर वैल्यू मॉडल लगा लो, ठीक है। मतलब दोनों तरफ सेम रखना है। ऐसे ही कहता है इफ राइट ऑफ यूज एसेट रिलेट्स टू क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू विच लेसी अप्लाइज रिवैल्यूएशन मॉडल, लेसी मे इलेक्ट टू अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर राइट ऑफ यूज रिलेटेड टू दैट क्लास, ठीक है जी। तो ऊपर उसने कहा शेल,
ये वैसे ध्यान रखना थोड़ा सा, बहरहाल इसको फिर किसी वक्त देख भी लेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी फेयर वैल्यू मॉडल पे पड़ी है, जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आपने अपने खरीद कर रखी हुई है, आपकी लैंड बिल्डिंग है रेंट पे दी हुई है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की नेचर की चीज़ जो है वो आपने लीज पे भी ले ली है, राइट ऑफ यूज़ है। स्टैंड कहता है अगर आपने अपनी ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आइस 40 लगाते हुए फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर लिया है तो इस राइट ऑफ यूज़ को भी फेयर वैल्यू मॉडल पर रखें, ठीक है। नीचे आगे कहता है और अगर राइट ऑफ यूज़ ऐसा है कि वो पीपीई से रिलेट करता है और पीपीई के ऊपर आपने IS 16 वाला रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया हुआ है तो आप राइट ऑफ यूज़ पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं, ठीक है, आपको इजाज़त है। अच्छा ये तो भाई अब आसान सी बात है मेरे ख्याल में, तो इसको क्या पढ़ना। अब लीज लायबिलिटी बैलेंस शीट डेट पे किस पे नज़र आती है भाई, उसमें से भाई हम रिसीट्स को लेस, पेमेंट्स को लेस कर देते हैं। आफ्टर कमेंसमेंट डेट लेसी शुड मैयर द लीज लायबिलिटी इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द लीज पेमेंट। वही जो हम ऑटोमेशन स्केड्यूल बनाते हैं उसके अंदर ये हम पर्पज सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। जी बेटा उसके पास कुछ एसेट्स ओन्ड भी तो पड़े होंगे, तो फिर हाँ, फिर आप जो मर्जी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। देखो वैसे ओन्ड एसेट हमारे पास होते ही हैं, ठीक है। चलो आप कहते हो कि ऐसा है आपका बिजनेस ऐसा है जिसके पास ओन्ड है ही नहीं, सारे लीज हैं, तो फिर वही लीज में जो करना है मर्जी करो, ठीक है जी। मतलब इससे कहने का मतलब ये है कि राइट ऑफ यूज़ को भी फेयर वैल्यू मॉडल पे रख सकते हो, राइट ऑफ यूज़ को भी रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते हो, ठीक है। अच्छा सही है जी, काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब थोड़ी सी जो है ना, हाँ न्यूमेरिकल करें, आप बोर फील हो रहे हैं। पास पेपर 8 ओपन करें, क्वाड्स के नाम से होगा, क्वाड्स 8 या 9 होगा। पेज नंबर बताता हूँ यार, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ, तुम्हें पेज नंबर बताना चाहिए था मुझे, बदतमीज आदमी। 1 ओए हो 8 ही है। क्वाड्स ऑटो। लें जी वापस आते हैं, हमारी डिस्कशन एक चल रही थी परसों गालिबन मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर वाली, कल तो नहीं ना की थी हमने, कल तो हम और गपशप लगाते रहे, ऐसे ही है। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का लेकिन किस्मत बुरी भी है, बीच वाला लेक्चर मिसिंग है पर अपलोड हो गया होगा, उसे सुन लेना। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का ये सवाल हमने पहले किया था, उस सवाल और इस सवाल में फ़र्क ये है कि यहाँ पर वो GRV या UGRV नाम की चीज़ें भी आ रही होंगी, देखना पड़ेगा हमें। जब वो आ जाए ना तो मुसीबत ही होती है इस मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल के अंदर, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इंशाल्लाह मसला नहीं होने वाला, ठीक है। तो सवाल पढ़ना शुरू करते हैं जी। Quartz Auto is engaged in business of manufacturing of trucks. Since a number of prospective customers do not have adequate funds to purchase the vehicles against full payment, QL also provides lease financing facility to its customers. वैसे तो QL क्या है जी, मैन्युफैक्चरिंग करता है ट्रक्स की, ठीक है जी, लेकिन वो कह रहा है कि कुछ लोगों के पास चूंकि एडिक्वेट फंड्स नहीं होते हैं कि वो पूरे पैसे देकर खरीदें, तो QL also provide lease financing facility to customers, ठीक है जी। It expects to receive a return at the rate of 15% per annum on the amount of lease finance, ठीक है, ये उसका implicit rate of return है, ओके। अच्छा, on यकम जुलाई 10 QAL sold 7 trucks to EGTC on lease. The terms of lease are related and related information is as follows, ठीक है जी। QL ने sold 7 trucks on lease, मजे की बात है, सोल्ड भी, सोल्ड और दूसरी तरफ लीज भी, तो सोल्ड भी है और लीज भी है, तो मतलब मैन्युफैक्चरर डीलर है या फिर मैन्युफैक्चरर लेसर है या डीलर लेसर है, ठीक है। यानी कि बना भी रहा, बल्कि तो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर लेसर है। फाइनेंस जो ऑपरेटिंग है वो तो देखना पड़ेगा भाई, वो तो देखना पड़ेगा, वो तो हमारे 5 टेस्ट हैं, वो लगाएंगे तब पता लगेगा, ठीक है। अच्छा चलो भारत सवाल तो पढ़ते जाएं।
यही तो कल कहानी परसों समझाई थी, परसों क्लास में थे ना आप, ठीक है, नहीं थे? आपने एक एसेट बनाया 50 रुपये का, अगर कोई वैसे पैसे देकर ख़रीदे तो 70 में बेचते हो, लेकिन अगर किसी बंदे ने आपसे उधार पे किस्तों में ले लिया तो आपने कहा 10-10 रुपये की 10 किस्तें दे देना, 100 रुपये। अब ये 50 से 100 का सफ़र टोटल इसने तय किया है, जिसमें सेल वाला 20 रुपया भी है और ये 30 रुपया इंटरेस्ट ये लीज वाला भी है, इसलिए उसने कहा सोल्ड एज अ लीज। बात समझे हो? मैन्युफैक्चरर है ना, वो वाला अपना पेज ओपन करो जिसके ऊपर वो होंडा वाली एग्जांपल थी और डीलर वाली थी, ठीक है ना? तो इसके अंदर ये कहानी तो चल रही होती थी, ठीक है, कि उसने जो बेचा है, मैंने ये तो कहा था 2 तरह के प्रॉफिट्स कमाता है जिस दिन बेचता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा, जबकि बैंक वाले तो कहानी 70 से शुरू करते थे। देखो ना, ये देखो, बैंक वाले कहानी 70 से शुरू करते थे, ठीक है ना? तो उनके पास सिर्फ फाइनेंस लीज वाली इनकम होती थी, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट था। लेकिन इसने जो बनाकर बेचा है तो इसने इस दिन बेचने वाला प्रॉफिट तो उसी दिन कमा लिया ना। देखो, इसने 2 तरह की इनकम्स कमानी है, मैन्युफैक्चरर डीलर ने 2 तरह की इनकम्स कमानी है। एक है ग्रॉस प्रॉफिट, 20 रुपए का क्या है जी, सेलिंग प्रॉफिट उसे कहते हैं, और दूसरा है इंटरेस्ट इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट एकदम से कमाया जाता है और इंटरेस्ट इनकम आहिस्ता आहिस्ता। ग्रॉस प्रॉफिट जो है, इसको कमाने के लिए क्या जरूरी है, एसेट का हवाले कर देना लेसर के, पॉइंट एट टाइम वो हो गया, बस रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना? तो ये इसने सेल करके 20 का प्रॉफिट, जिस दिन एसेट हवाले किया ना, तो बस ये 20 का प्रॉफिट उसने कमा लिया। ओके, सही है ना? क्योंकि उसको कोई नहीं पता लेसी को कि 50 का एसेट बना भी था, ठीक है ना? आज ये एसेट पकड़ कर ले जाए और कल एसेट वापस ले आएगा तो हम 70 की बात ही करेंगे, हमें 50 को उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ गए हो थोड़ी सी? ठीक है, अच्छा, ये तो ऐसी बात थी वैसे, एवं ही गर्ल्स मुझे लगता है। अच्छा जी, चलो यार डाटा पढ़ लें जरा। द लीज पीरियड इज 4 years, लीज टर्म 4 साल है, एक्सटेंडेबल अप टू द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ट्रक्स दैट इज 5 years। अच्छा, इसने 2 बातें इस एक जुमले में बता दी। पहली बात, लीज टर्म तो वैसे 4 साल है, ठीक है, और इस एसेट की लाइफ जो है वो, यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल है। अच्छा, ये लीज पीरियड 4 साल है और ये एक्सटेंड होकर 5 साल पर भी जा सकता है। अब 4 साल लें या 5 लें, ये कंफ्यूजन आ सकती थी। सवाल तो आप रिक्वायरमेंट पढ़ के शुरू करते हैं तो रिक्वायरमेंट के अंदर ये लिखा हुआ, ठीक है, तो जरा पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ाते हैं। रिक्वायर्ड में पहली लाइन लिखी हुई है, अज्यूमिंग दैट QAL and EGTC intends to extend the lease for a period of 5 years। इसका मतलब हमने 4 को कर देना है इग्नोर, ठीक है, और हमारे लिए रेलेवेंट क्या हो जाएगा अब, 5 years। ओके, हमारी लीज टर्म भी क्या है, 5 साल, और यूजफुल लाइफ भी क्या है, 5 साल। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना सवाल? नेक्स्ट कहता है जी, EGTC हैज गारंटीड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 60,000 फॉर ईच ट्रक। ये बड़ा ध्यान रखना है। कितने ट्रक बेचे हैं उसने? 7। ये 7 ट्रक्स हैं। ओके, सोल्ड को अब मैंने क्या करना वो समझा दिया मैंने। तो 7 ट्रक्स हैं, अगर कहीं पर ट्रक कोई चीज गिवन होगी टू 7 कर देना, ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो EGTC ने गारंटी की है रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 60,000 फॉर ईच ट्रक टिल द एंड ऑफ 4th year, और however the guarantee would lapse if the lease term is extended to 5th year। EGTC will return the trucks at the end of lease term। ये लाइन लिखी ना भी होती तो ये GRV UGRV वगैरह के अल्फाज देखते हैं मैं समझ लग जानी थी कि ओनरशिप में ट्रांसफ़र होना है। ये मत कहने लग जाना अब 5 साल तो लाइफ है, उसके बाद क्या करना है भाई, कबाड़िए को भेज दे चाहे। एग्रीमेंट यही हुआ है कि लेसी ने एसेट लेसर को वापस करना है एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमने दोनों ही
देख लेने हैं एक दफ़ा समझने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले अगली लाइन पढ़ लेते हैं। बहरहाल इतना पता लग गया कि लेसर को गारंटी मिली है। लेसी ने गारंटी किया है कितना जी? 60,000 फॉर ईच ट्रक। किस साल के एंड पे? चौथे साल के एंड पे, ठीक है। और 5वें साल के एंड पे ये गारंटी कोई नहीं है। ये तो है जीआरबी की बात। जीआरबी चौथे साल के एंड पे है 60,000 पर ट्रक और 5वें साल के एंड पे है 0। ये क्या है? जीआरबी। ये क्या है? जीआरबी। आगे पढ़ते हैं। लीज रेंटल्स अमाउंट टू 2715,224 पर एनम पेएबल इन एरियर, ठीक है जी, ये देख लेंगे। कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक, ये देखो निशानी आ गई मैन्युफैक्चरर डीलर की। कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज 900। प्राइस इन केस ऑफ आउटराइट सेल इज 1350। 900 कॉस्ट है, 1350 सेलिंग प्राइस। आउटराइट सेल का मतलब होता है क्या होता है? यकमुश्त पैसे पकड़ाकर चीज ले लेना, बाजार से जाकर यकमुश्त पैसे पकड़ाकर चीज खरीद लेना, ये फेयर वैल्यू है। यही तो फेयर वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अंदर कॉस्ट और फेयर वैल्यू दे दी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जरा पढ़ाना चाह रहा था, दोबारा इस पर वापस देख लेंगे। तीसरा और चौथा पॉइंट समझ आ गया वैसे। तो 5वां क्या है? द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच ट्रक एट द एंड ऑफ 4th and 5th ईयर इज 150 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। भाई देखो, पहली बात तो ये क्या गिवन है? रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या है? ये वो टोटल रेजिडुअल वैल्यू है जिसमें से गारंटीड को माइनस करें तो अनगारंटीड बचता है, ठीक है ना। अब मैं ये आपको कह रहा था कि ऑप्शंस क्या हैं कि आप 4 ईयर के, बल्कि 4 ईयर्स लीज कर लेते हैं ना, ठीक है। आपने ये 4 ईयर की लीज टर्म अगर अज्यूम करनी है तो ऐसी सूरत के अंदर एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 4th ईयर के एंड पर एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है 150,000, ये ठीक है ना। और 5th के एंड पे 100,000। तो 4 ईयर के एंड पे एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 150 है। अब इस 150 के 2 हिस्से कर देते हैं। इसमें से गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी? 60। तो फिर बैलेंसिंग क्या होगा? वो क्या होगी? यूजीआर। ऐसे ही सीखा था हमने, याद है कुछ? कितना? नहीं, ठीक है। और अगर हम 5 ईयर की लीज टर्म लेते हैं, 5 ईयर्स की लीज टर्म, तो एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी आती है? 100, ठीक है। अब इसमें से गारंटीड कितनी है? 60 वाले होश करो। 5th ईयर के एंड पे गारंटी वुड लैप्स। तो फिर सारे का सारा क्या है? फिर सारा ही यूजीआरवी है। कितना जी? 100, ठीक हो गया। अब अगली बात, हमने लीज 4 साल वाली लेनी है या 5 साल वाली? उन्होंने कहा था जी कि एक्सटेंडेबल है और दोनों रीजन भी सर्टेन है कि वो एक्सटेंड कर लेंगे, तो इसलिए ये तो सारे का सारा ही उड़ गया, ठीक है। और हमारे लिए रेलेवेंट क्या रह गया? 100 रुपये की यूजीआरवी, ये आपने जहन के अंदर रखनी है, ठीक है बेटा, समझ गए हो? अच्छा चलिए जी, अब मेरे ख्याल में तो सारा सवाल हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब बस एक मसला रह गया, ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ो। जी, रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रिपेयर, ऊपर लिखा ना, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 30 जून 11 एंड 12। किसकी किताबों में? हाँ जी, क्यूएल की किताबों में करें या ईजीटीसी की? दोनों की कर लें। पागल है क्या? ईडीसी में कर लें, क्यूएल की कर लें। अच्छा, आईकेप का ये एक वाहिद सवाल ऐसा है जिसमें ये इस तरह से रिक्वायरमेंट थी कि क्लियरली बताया नहीं गया कि किसकी किताबों में एंट्री करो। तो अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आपने उसूल ये जहन में रखना है कि जिसके बारे में नॉर्मली पहले पैरा में बात हो रही होगी उसी का सवाल आपने करना होता है, ठीक है ना। वो बात ऐसे है, देखो ये बात ऐसे है, आप 7 वाले को बता रहे हो कि जी मैं यहाँ से निकला
और मैं मरी जा रहा हूँ, तो मैं पहले ये लाहौर जो है वो उसके अड्डे पे पहुँचा फैसल मूवर पे, वहाँ से मैं गाड़ी में बैठा, फिर मैं इस्लामाबाद गया और इस्लामाबाद से फिर मैंने मरी की गाड़ी पकड़ी और फिर वो क्या कहते हैं उसको एक्सप्रेस वे पर जा रहा था। और दानियाल की मैथ बड़ी अच्छी है, और उसके बाद फिर मैं एक्सप्रेस वे पर उतर गया। अभी सारी बात के अंदर आपको कोई इर्रेलेवेंट बात नज़र आई है? बात समझो, यानी कि सारी बात तो चली आ रही थी, आप मरी पे ट्रिप करने जा रहे हैं, यहाँ से निकले, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे बैठे, इस गाड़ी में बैठे, यहाँ से चले, ये खाया, ये पिया, और बीच में एक इररिलेवेंट सी बात आ गई। ये कुछ ऐसी बात थी, ज़रा ध्यान से देखो। QL ये करता है, QL वो करता है, QL ने ये किया, QL ने वो किया, और QL ने EGTC को चीज़ें बेची हैं, बस कहानी ख़त्म। तो फिर ये ऐसे ही है, ठीक है। तो बहरहाल उसूल इस तरह से नहीं है, जब आप सोचें इस तरह से, ये कि पहले पैरा में जिसकी बात हो रही होगी सवाल उसी का होगा, पढ़ के देखो। QL is engaged in business of manufacturing of trucks. Since number of members customers do not have adequate funds, QL also provides finance lease. ठीक है जी। On July 10 QL sold trucks to EGTC. तो QL की बात हो रही है, EGTC की बात नहीं हो रही। मतलब हमने लेसर की किताबों में एंट्रीज करनी है, और लेसर भी कौन सा है? हाँ, लेसर है आज हमारा तिलों वाला, ठीक है जी, सादा नहीं है जी। तो क्या क्या करना है जी, क्या क्या करना है? हैं? AC क्या करना? बंद करना। AC बंद करने वाले है ही कोई नहीं आज। है आप लोग? है रिमोट है, कर दें और जी। तो बताएं जी, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है तो फिर क्या क्या कुछ आएगा? क्या क्या कुछ आएगा? वर्किंग वन में कॉस्ट आएगी, फिर फेयर वैल्यू आएगी, फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर नेट इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या कुछ होता है? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस GRV प्लस UGRV। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स जो हैं उनको हमने अलग रखना है, GRV को अलग रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को, ठीक है। और UGRV को अलग रखना है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV को भी अलग। ये समझाया था ना कल, ज़रा ट्राई तो करो वर्किंग वन करने की। ये 4 चीज़ें इस सवाल के डाटा से उठाओ। आपके पास ना सिर्फ 1 मिनट है, बहुत है, इंशाल्लाह बहुत है। सारा सवाल मैंने आपको जो है वो काफ़ी पोस्टमार्टम करवा दिया इसका। भाई सवाल जो है वो थाउजेंड्स में करें प्लीज़, थाउजेंड्स में ही करेंगे। 2715 रेंटल ले लेना, बाकी सब वैसे ही 1000 में जी। भाई पूरी लीज में 7 ट्रक हैं, लेकिन रेंटल पर ट्रक नहीं है। ये चीज़ों पे गौर कर रहे हो? कॉस्ट जो है वो देखो गौर, कॉस्ट ईच ट्रक 900, प्राइस इन केस आउटर सेल इज 1350 पर ट्रक। तो सेल प्राइस भी पर ट्रक है, कॉस्ट भी पर ट्रक है। लीज किया उसने 7 ट्रक्स, और लीज रेंटल है 2715, ये इकट्ठा ही है। और ठीक है ना, ये पर ट्रक नहीं है, क्योंकि लीज एज अ होल 7 ट्रकों की है। ओके, शाबाश शाबाश, हिम्मत फरमाएं, हिम्मत फरमाएं। 1 मिनट होने वाला है, मैं आने वाला हूं। हाँ जी, फिर रख लें क्लास। कोई बंदोबस्त करें बेटा आप भी। तुम क्यों देख रहे हो? तुमसे पूछना नहीं मैंने जी। वर्किंग वन कितने बच्चों ने कर लिया है सारा? कोई आवाज ही नहीं निकली मेरी, कोई भी नहीं निकला। बच्चे कम है ना, यक हो गया कमरा। भाई वो भी बंद कर दो, कर दे खुद ही। जब सब कुछ है तुम्हारे पास तो क्यों तंग कर देना? कर दो बंद, जाएगा जाएगा। चाइना का मोबाइल है, चाइना का। भाई कर लेना यार कोई काम यार।
नहीं नज़र लगेगी भाई, नहीं नज़र लगेगी, क्लास में पढ़ लिया करो, नहीं नज़र लगती। तुम्हारी सोच है ऐसे, बस गलत सोच है ये, नहीं नज़र लगती, पढ़ लो। जी बच्चों, कॉस्ट पर ट्रक कितनी थी हैं? और 7 ट्रक हमने लिए हैं तो 60, ठीक है, रुपीज इन 1000 चल रहा है। फेयर वैल्यू 1350 है, इंटू 7 9450, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इधर देखें जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लीज देखें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया हुआ है? लीज पेमेंट्स ना जी ना, इसमें डाउन पेमेंट आएगी, इसमें रेंटल्स आएंगे, इसी में जीआरबी आएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह कम कर लेते हैं इसकी, लीज पेमेंट्स इसमें आ जाएंगी दोनों, ठीक है जी। ये देखो प्लस यूजीआरबी, ठीक है, ये लीज पेमेंट है ना। अब लीज पेमेंट के अंदर क्या कुछ होता है जी? लीज पेमेंट के अंदर होता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी प्लस, इसका कलर ही अलग, रेड कर दें, रेड कर दें जी, प्लस यूजीआरवी, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस यूजी, तो टोटल हमने फॉर्मूला ये याद किया था, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं एक एक करके चीज़ों को। डाउन पेमेंट को सवाल में नज़र आई थी? डाउन पेमेंट तो कोई नहीं है। रेंटल्स हैं जी 2715, कितने जी? 5, क्योंकि लीज टर्म कितनी अज्यूम किया हमने? 5 साल की, ठीक है जी। प्लस जीआरवी कोई है? 0। यूजीआरवी कोई है? इज है, कितना जी? 100 इंटू 7 यानी 700, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल बता दें। अब इनको अलग क्या करना हो, तो डिस्काउंटिंग अलग करनी है ना अब हमने जी। 13675, ये 700 है, 700 14276, ठीक है जी। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट में हमने क्या करना है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालनी है, ये तो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू सेवन, बड़ी गलती दसी जे यार, बहुत बड़ी गलती बता दी आप, शुक्र है जी। प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालेंगे प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, चलें जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालते हैं जी, 0 ऐसे ही आएगा। 5 रेंटल्स हैं 2715, एरियर में है 1 माइनस 1.16 था, 15 था, 15 रेज टू पावर 5 साल की लीज है, सारे रेंटल्स एरियर में हैं -5 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 0, ये आ गई लीज पेमेंट। कभी आ भी जाता है ना जीआरवी भी हो तो पता हो, अगर जीआरवी होता तो उसको सिंपल डिस्काउंट करते, ठीक है, ओके। प्लस जी 700 इंटू 1.15 रेज टू पावर -5,
अभी भी इनको अलग अलग रखना है, ठीक है, अलग अलग चाहिए होते हैं हमें। ओके जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितनी है? 9101। ठीक है, अभी नेट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी कितना है जी? 348। अब नेट इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी आ गई? 9449। ये क्यों अलग अलग करते हैं ये अभी आपको पता लग जाएगा, सिर्फ तब अलग किया करेंगे मैं जब मैन्युफैक्चरर डीलर का सवाल होगा और उसमें भी हमें चलो बस उसमें कर लिया करेंगे, ठीक है, जीआरवी वगैरह हो, यूजीआरवी फिर ये करना पड़ता है। चले बाल देख लेते हैं जी, यहाँ तक को मसला। नोट कीजिए, और किसी रफ जगह पे ना, रफ जगह पे, ये किसी अलग से रफ जगह पे आप वो पहली एंट्री पास कीजिए जितनी को बात परसों सिखाई थी उस हिसाब से, और देखें एंट्री बैलेंस होती है ये नहीं। किस दिन लीज शुरू हो रही है भाई? फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 11 जी, 1 जुलाई 10। जो एंट्री सिखाई थी वो एंट्री ये थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ऐसा ही है ना? डेटर को हमने कह दिया था लीज रिसीवेबल डेबिट, और सेल तो सेल ही थी, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, यही एंट्री सिखाई थी। देखते हैं ना, पहले तो ये लिखने दो मुझे, ये एंट्री सिखाई थी जी। अच्छा, अब कल वाली बात, पहले एंट्री करो, हुई बैलेंस? हाँ अच्छा चलें, अब ये एंट्री सही नहीं है, सारी बातें आपको नहीं बताई गई थी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप इधर, ठीक है। हमने कल बात की थी कि लीज रिसीवेबल को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, ये पहले से ही करते आ रहे हैं बात, नेट इन्वेस्टमेंट। कल हमने बात की थी कि कॉस्ट ऑफ सेल को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पर। कल बात की थी, थोड़ा सा सेल को और इधर ले आए ज़रा, सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू से, और कल बात की थी कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। अब आज चेंज क्या आ रही है? पहली बात, इसकी डेरिवेशन बाद में समझाता हूँ, ठीक है, फिर लॉजिक की बाद में दे देता हूँ। पहली बात, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी पे कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड किया करेंगे, ठीक है जी, एक ये चेंज आई। और दूसरा, सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, बस बस बस, ये मुकम्मल बात, ठीक है जी। ये कब करेंगे? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी आ जाए, जब सवाल में यूजीआरवी आ जाए तो ये मुसीबत आ जाएगी, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ओके। अच्छा, वैसे ना आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारा FAR2 का सिलेबस इस तरह से डिज़ाइंड है कि हमारे यहाँ पर इन दोनों में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट नहीं लोअर आना है, तो इसलिए सेफली आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के ऊपर है, सही है ना? दोनों में से हमेशा यही लोअर आएगी, लेकिन बहरहाल उसूल तो पूरा लिखना है, MCQ में भी तो कोई चीज़ आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिराइव कैसे हुई?
दो बातें इसमें समझनी है। पहली बात, कॉस्ट में से ये रेजिडुअल वैल्यू माइनस क्यों हुई है, ठीक है, और दूसरी बात ये एंट्री में चेंज क्या आया। तो पहले डेरिवेशन की बात देखते हैं। अगर हम लीज रिसीवेबल की बात करें तो लीज रिसीवेबल आपने क्या कहा जी, किस पे रिकॉर्ड होता है, नेट इन्वेस्टमेंट पे। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कॉस्ट पे आपने कहा था रिकॉर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद सेल्स है, पुरानी बात कर रहे हैं, सेल्स है वो, चलो लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे है, और इन्वेंट्री कॉस्ट पे। अब जरा चेक करते हैं, दोनों साइडों की चीजें सारी कैंसिल हो रही हैं। कॉस्ट डेबिट तो कॉस्ट क्रेडिट, ठीक है। अब सवाल के अंदर मैंने कहा है कि आपकी पीवी ऑफ एलपी ही लोअर होगी, ठीक है। इस सवाल में भी ऐसे ही है, चेक कर लो बेशक, ठीक है, बराबर या लोअर, इससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये पीवी ऑफ एलपी भी गया और ये भी गया। अब एक चीज़ रह गई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। हमारी तो एंट्री बैलेंस ही नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हम इसको या तो इधर लिख सकते थे, ठीक है, सेल में से नेट कर दें, ठीक है, या हम इसको कॉस्ट में से नेट कर दें, सेल में ऐड कर दें, बेसिकली यूजीआरवी है, सेल में ऐड कर दें या कॉस्ट में से नेट कर दें। तो हमने क्या डिसाइड किया, हम इसको माइनस की, ये प्लस के साइन के साथ डेबिट साइड पे पड़ा है ना, माइनस के साइन के साथ डेबिट साइड पर ही लिख देंगे हम। ये डिराइव तो इस तरह से हुआ है ताकि आप यूं कह सकें कि लो भाई अब ये भी गया, ठीक है। यानी हर चीज़ डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए ना, वो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं था, हमें ये डेबिट क्रेडिट बराबर करना पड़ा। ये काम पहले भी करते होते थे, हम बचपन से करते आ रहे हैं। एसेट खरीदा 100 रुपये का, उसकी लाइफ के एंड पे हमने अंदाज़ा लगाया 20 रुपये इससे आ जाने हैं रेजिडुअल वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए हमने उसको कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कर दिया था। हम 20 को डेप्रिशिएट ही नहीं करते थे, हम कहते थे यार ये 20 तो कॉस्ट है ही नहीं, इसको एक्सपेंस आउट क्यों करना, ठीक है। 100 रुपये सारे को एक्सपेंस आउट क्यों करना, इसमें से तो 20 आ ही जाने हैं, तो फिर हमारा खर्चा कितना होना है, 80 रुपये। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, ठीक है। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू क्या है, वही लाइफ के एंड पे जो पैसे आने हैं, तो हम कह रहे हैं यार जो एंड पे आ ही जाने हैं, जो एंड पे आ ही जाने हैं, तो वो तो हमारा खर्चा है ही नहीं, उसको आप कॉस्ट में से क्या कर दो, नेट करके शो कर दो, ठीक है। तो ये है पूरी एंट्री। ये डेरिवेशन समझ ना आए तो अच्छी बात है, ये लॉजिक समझ ना आए उससे भी अच्छी बात है, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। अगर यूजीआरवी आ जाए, लेसर मैन्युफैक्चरिंग लेसर के सवाल में यूजीआरवी आ जाए तो बस ये कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी होना है। लेकिन आपने ऐसे थोड़े याद रखना है, आपने तो अब हमेशा के लिए मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का फॉर्मूला यही याद रखना है। लीज रिसीवेबल हमेशा इस पर रिकॉर्ड होगा, नेट इन्वेस्टमेंट पे। कॉस्ट हमेशा रिकॉर्ड होगी कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जहन के अंदर वही बात, डेप्रिसिएशन के लिए जो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते थे वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर सेल्स में रिकॉर्ड होना है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, ठीक है। और ये मैंने आपको कहा आपकी पीवी ऑफ एलपी ही हमेशा लोअर आएगी, डिजाइन ही ऐसे सिलेबस फाइनल जाने से पहले ये इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है ना। बाहर फॉर्मूला याद करना है, एमसीक्यू आ जाए फिर, ओके। और इन्वेंट्री का ऊपर बड़ी सर्कस हो गई, बस मुझे कॉस्ट पे रखो जैसे पहले कॉस्ट पे थी, ठीक है। अब बड़ी एहतियात से देखना है डाटा किस तरह से लेना है। फिर आप अपनी वो वाली एंट्री देखिएगा जो मैंने कहा था कर लो, आपने की, आपने कहा बस ठीक होगी। जरा ध्यान से देखें आप सारे। नेट इन्वेस्टमेंट मुझे डाटा देख के बताएं कितनी है, बड़े ध्यान से देखें। नेट इन्वेस्टमेंट 9449 है और पीवी ऑफ एलपी 9101 है। ये ध्यान से देखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो हमने लीज रिसीवेबल को डेबिट करना है कितने से, 9449 से, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट कितनी है, 6300, इसमें से माइनस क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, ठीक है। तो आपने यहां पर 6300 में से माइनस किया 348, ठीक है जी। कितना आ गया, 5952, सॉरी। उसके बाद आगे बढ़े, फेयर वैल्यू कितनी है,
9450 और पीवी ऑफ एलपी कितनी है 9101। तो हम इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे 9101 क्योंकि ये लोअर है। ओके तो 91 आज ये भी पता लग गया, फॉर्मूला पूरा हो रहा है आज। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है आगे इन्वेंट्री की कॉस्ट 6300 जी। अब ज़रा चेक कर लें एंट्री बैलेंस हो गई है, पहले भी हो गई थी, पता नहीं है भाई साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है ये बात समझ आ गई, तो अगर आ गई समझ आ गई तो आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं। आगे सवाल में क्या पहली एंट्री का ही मसला होता है। ठीक है तो अगर यूजीआरवी सवाल में है, देखो जीआरवी होती तो मसला इतना नहीं था। क्यों इधर देखो जीआरवी ने यहाँ ऐड होना था, पीवी ऑफ एलपी में आना था, वो फिगर तो वैसे ही यहाँ पे जानी है सीधी सीधी। मसला तो सिर्फ आना ही किसका है पीवी ऑफ यूजीआरवी का। ठीक है तो अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल होगा तो पहली एंट्री आप याद रख लो क्या है उसके अंदर। आपने लीज रिसीवेबल को नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट ऑफ सेल को आपने कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी रिकॉर्ड करना है, सेल को आपने लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी पे रिकॉर्ड करना है, और इन्वेंट्री को कॉस्ट पे। ठीक है सही हो गया चलिए। अच्छा जी अब 2 साल की एंट्रीज करनी है और नोट भी बनाना है खैर से। चलो ऐसा करते हैं अब एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेते हैं, बना लें। ये बन गया जी एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। जीआरबी वाले पैसे लेसी से आ जाने हैं ना। ठीक है तो वो तो हम वैसे ही सेल के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन लेसी और अदर आउटसाइड वर्ल्ड से डिफरेंट है ना। लेसी से आना है हमें ये पैसा लीज पेमेंट्स के सही बना लेते हैं हम, उसको मॉडर्न स्केड्यूल के अंदर भी हम लेकर जाते हैं, खैर लेकर दूसरे को भी जाते हैं। ठीक है लेकिन मेच्योरिटी एनालिसिस के अंदर भी हम सिर्फ जीआरवी दे रहे होते हैं। क्यों क्योंकि ये लेसी से रिसीव होने वाले पैसे हैं। ठीक है यूजीआरवी को अलग किया कि आउटसाइड वर्ल्ड से आने वाले पैसे हैं। ठीक है जी पता तो अंदाज़ा ही होता है उसके अंदर, लेकिन ये चीज़ें तय होती हैं। जीआरवी तय हो जाती है तो उसको तयशुदा के अंदर हम लिख लेते हैं, यूजीआरवी को हम बहरहाल अलग ही रखेंगे। आउटसाइड वर्ल्ड से आने वाले पैसे और लेसी से आने वाले पैसों को अलग लेके चलना। ठीक है सेल को रिकॉर्ड करना है हमने किस पे, जो लेसी से आने वाले पैसे हैं, जितने का एसेट बेचा। ठीक है आप सेल के अंदर कैसे इसको तो सेल के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो ना। क्यों ये एसेट किसको बेचा है लेसी को, तो ये पैसे किससे आने हैं लेसी से, ये भी किससे आने हैं लेसी से, ये भी किससे आने हैं लेसी से, तो सेल में आपने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है ये लेसी से नहीं आने पर आने हैं, कहीं और से आने हैं, तो इसको फिर सेल में ऐड करने की बजाय कहते हैं जी बेहतर क्या है आप सेल में ऐड क्यों कर रहे हैं, सेल तो टूवर्ड्स लेसी है, वो तो एसेट बेचकर लेसी से आने वाले पैसे हैं, तो मुनासिब नहीं है कि उसको वहाँ पे ऐड करो। बेहतर क्या है आप इसको अपनी कॉस्ट में से लेस कर दो कि कल को ये पैसे आने हैं तो ये आपका खर्चा ही नहीं है, इसको आज ही माइनस कर दो। ठीक है ना हाँ लेसी से आने वाले पैसों के अंदर ऐड ना करो, मुनासिब नहीं है। ठीक है क्योंकि लेसी ने ये पैसे देने नहीं है। आप कह रहे हो एसेट बेचा लेसी को, ये लेसी से सारा कुछ आना है, नहीं लेसी सिर्फ ये आना है, तो ये क्या है ये कहीं और से आना है, फ्यूचर में बच जाना है, तो आज कॉस्ट को नेट कर दो। ठीक है अच्छा जी ये जी हमारा मॉडरेशन स्केड्यूल है, ये बन गया जी, देखें बन गया। ओके अब शुरू किससे करते हैं हमेशा, इसको 1000 में करना पड़ेगा, मसला ये है। अच्छा भाई राउंडिंग शाउंडिंग को माफ कर देना आप, ठीक है ना। अब ये नहीं हो सकता कि आखिरी डिजिट को भी अब राउंड करना शुरू कर दें, बस ठीक है। आपने ही पहले सवाल 1000 में किया है तो मैंने भी इसीलिए खुश होकर किया भाई, कौन लिखे इतनी सिफरें। ओके जी तो लीज अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल हमेशा किससे बनाना शुरू करते हैं हम, नेट इन्वेस्टमेंट से। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारी सवाल से देखो 9449 है, नेट इन्वेस्टमेंट आ गई। इंटरेस्ट रेट कितना था 15% है, इंटरेस्ट रेट है 15% जी। तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट 2 साल की एंट्रीज करनी है, फटाफट एंट्रीज कर लेते हैं। पहली एंट्री तो हमने कर ली हुई है, ठीक है पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री होनी है, अब भाई 9449 से लीज रिसीवेबल डेबिट हो गया ना, ये एंट्री हो गई है बस। ओके लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट होता था ना सिंपल लेसर में, ये वही एंट्री ज़रा खुला के हो गई, लीज रिसीवेबल डेबिट, पता नहीं क्या कोई डेबिट क्या कुछ क्रेडिट, ठीक है ना।
लीज रिसीवेबल डेबिट हो गया, 9449 की पहली एंट्री हो गई। अब 30 जून 11 आएगा और 30 जून 11 पर ये इंस्टॉलमेंट जो रिसीव की है इसकी एंट्री करोगे, ठीक है ना। ये देखो इस एंट्री के अंदर रिसीवल रिकॉर्ड हो गया और एसेट चला गया है, ये लेसर किताबों से एसेट चला गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो 30 जून 2011 आया जी, कैश डेबिट कितने से 2715, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 1297 और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 1417। फिर डेप्रीसिएशन करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे रिसीवेबल के साथ। कुछ भी नहीं करना भाई, एरियर का सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। बस यही एंट्रीज थी, ये हो गई, ठीक है। अगले साल की एंट्री भी इसी के नीचे कर दो बस, क्योंकि यहाँ पे नोट बना लेंगे ना, फिर बन ही जाएगा इंशाल्लाह जी। तो 30 जून 2012 कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से जी 2715 92 1222। नाइन 9101 था और 6300 था ना। चलो थोड़ी सी जगह यहाँ पे पूरा सवाल कर लें, फिर थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी नोट बना लें। बैलेंस शीट तो मांगी नहीं है, इनकम स्टेटमेंट मांगी नहीं है, नोट मांगा है उसने, ठीक है। अच्छा, अगर इनकम स्टेटमेंट मांगी होती तो दो तरह की इनकम्स आती, एक ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरी ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते यहाँ पे आकर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस यहाँ से निकालते। इसीलिए कल ही कहा था यहाँ वर्किंग से नहीं निकालना, आपने चेक करो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस चेक करो, यहाँ से वर्किंग में कितना आता है ग्रॉस प्रॉफिट 3150। यही सेल और कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ भी पड़ी है, इन दोनों का डिफरेंस लो, आ गया ना डिफरेंस। तो इसीलिए कहा था कि पक्का पक्का याद रखना, पहली एंट्री में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को डिफरेंशिएट करना है, पीवीएफ यूजीआरवी हो चाहे ना हो, ये सही रहेगा आंसर, ठीक है ना। तो बहरहाल इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपका पहले साल में सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस जो बन रहा है, ठीक है, वो जीपी आएगा। क्या ₹1 का फर्क अच्छा ठीक है जी, ओके। बहरहाल छोड़ें इस बात को, ये ज़्यादा कभी हो सकता है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। आपने कभी भी वहाँ पे फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ सेल को डिफरेंशिएट करके नहीं प्रॉफिट निकालना, मुझे उससे नहीं लेना देना कि आपका 8 आने का फ़र्क आ रहा है या ₹1 का, ठीक है, सही है ना, सही है। अच्छा जी, लीज रिसीव इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट इनकम ये दोनों साल के अंदर आएगी, जीपी सिर्फ एक दफ़ा आना है, ठीक है। बैलेंस शीट बनानी हो तो अपने साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाओगे, लीज रिसीवेबल के करंट और नॉन करंट पोर्शन को रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। और एरियर का सवाल है, कुछ और रिसीवेबल नहीं आएगा। नोट रिक्वायर्ड है असल में, कितने नंबर का है और किस साल का बता दें। सिर्फ 30 जून 11 वाले साल का कह रहे हैं, चलो 7 नंबर का। तो सवाल का नाम, बिजनेस का नाम पूरा लिखना है। पर्चे के अंदर ये बड़ी शिकायतें मिल रही हैं, ऐसे लिखते हैं बच्चे, प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रख रहे बच्चे, बड़ा मसला आ रहा है, ठीक है, और बेइज्जत मुझे करवा रहे हैं। QL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखा करें ना, आपने पर्चा पास करना है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। अब ईद के बाद जो अगला टेस्ट होगा ना, अब देख लेना, उसमें फिर बेइज्जत ना कराना। टीए कुछ नहीं करता, जो करते हैं आप लोग ही करते हैं जी। नंबर कोई भी ले लो, 7 कौन सी लीज है जी,
हमने फाइनेंस लीज वाली सारी वर्किंग कर ली, कोई चेक शेक नहीं किया। तो यार बता तो रहा था पहले ही, यूजफुल लाइफ भी 5 साल, लीज टर्म भी 5 साल, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब तक सवाल ये तो उस वक्त तो शुरू में ना याद करवाना था, इसलिए हर सवाल पे लगाने लग जाते थे। अभी तो फिर बस एक भी टेस्ट कहीं से नज़र आ जाए यस तो बस यस फाइनेंस लीज है, ठीक है ना। लेकिन पर्चे के अंदर आपने टेस्ट को लगाकर देखना है। पहले ही टेस्ट यस हो जाए तो बस आगे मत जाओ, ना हो तो फिर एहतियात करो, दूसरा टेस्ट लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, पांचवा लगाओ, कहीं ऑपरेटिंग लीज का सवाल ना दिया हुआ, ठीक है ना। ओके जी, फाइनेंस लीज है और अंग्रेजी लिख लेना। उसके बाद मैच्योरिटी एनालिसिस के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो, ज़रा मैंने शॉर्ट लिख दिया, ठीक है। अब 30 जून 11 का नोट बना रहे हैं, तो 30 जून 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा लेंगे। ये पड़ी है जी 30 जून 11 की पेमेंट, ठीक है। और अब मैच्योरिटी एनालिसिस बना रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम पे नज़र रखो, क्योंकि अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज कह रहे हैं, दिखाओ। ये तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं, अनडिस्काउंटेड इंस्टॉलमेंट वाली लाइन है, ठीक है। तो इसके अंदर आप 271, अच्छा ज़रा एहतियात से ज़रा मुझे ये बता दो, कि ये क्या है 2715 क्या है, ये क्या है रेंटल है ना, और ये 100 क्या है, इसको 700 कर लें या जो मर्ज़ी है बहरहाल, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेंटल है और ये UGRV, याद है कुछ। UGRV को कब नहीं लेना और कब लेना है, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए इसको नहीं लेना और रेकन्सिलिएशन बनाते हुए इसको ऐड करना है। यानी यूं कह लें पूरी बात तो मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए GRV को ऐड करते थे हम, यानी उसको आने देते हैं, ठीक है। और UGRV को इग्नोर करना है, उसको रेकन्सिलिएशन में लेना है, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर 2715, फिर 1 to 2 years 2715, 2 to 3 years 2715, और 3 to 4 years में भी 2715 लेना है, इस 700 को नहीं लेना, ठीक है। तो 3 to 4 years, 4 years पूरा लिखना पर्चे में, 4Y ना लिखाना, ठीक है। 2715 जी, टोटल 10860, ठीक है जी। ये है टोटल लीज रिसीवेबल, ठीक है। अब 7.3 रिकन्सिलिएशन बनाएंगे। रिकन्सिलिएशन स्टार्ट होगी टोटल लीज रिसीवेबल से। टोटल लीज रिसीवेबल ये ऊपर पड़े होंगे, इधर से उठा लोगे 10,860, इसमें ऐड करोगे UGRV 700, टोटल 560। ये आ गई हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसमें से लेस करेंगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, यार वैसे यहाँ पे निकाल लिया होता तो अच्छा होता, चलो अभी कर लो। इंटरेस्ट निकलेगा 14275 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस 9449 नेट इन्वेस्टमेंट, कितना आता है 48। अब 2 तरीके हैं ना, पहला तरीका ये लाइन से ऊपर एरिया का सवाल है, अर्नड और 4 के 4 अनअर्नड। दूसरा तरीका क्या है, टोटल अनअर्नड में से एक अर्नड माइनस कर दो। दोनों तरीके सही हैं, चलो आज ये वाला कर लेते हैं। टोटल अनअर्नड कितना है 4826 स्टार्ट ऑफ द लीज पर, और 1 साल गुजरने पर कितना अर्न हो गया 1417, तो 1417, ठीक है जी। कितना 3406 3409 3409 5, ये आ गई हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट।
8152 तकरीबन बराबर है। ठीक है, अच्छा अब ऐसा कर लें, सिर्फ लिख लें इसको, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूँगा। यानी नेक्स्ट क्लास में आपने ये फर्स्ट एंट्री पास पेपर 7 की करके आनी है और क्वेश्चन बैंक 8 की भी करके आनी है। ठीक है, ये देख लेना ना, तो खुद भी देखना ना, ज़रा लिखो जल्दी से। पास पेपर 7 की फर्स्ट एंट्री इसी से पिछला सवाल है, सेम ऐसा ही है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक 8 है, इसकी भी पहली एंट्री करके आपने आनी है अगली क्लास से पहले। ठीक है, ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।